Good morning, my dear students. Today, we are going to start with the third chapter of Unit 3, chapter number 10, Cell Cycle and Cell Division. So, let's start. First of all, let's talk about what is cell division, why do cells have to divide, and why is it so important for us to study about the cell division. First of all, we'll start with the cell division in prokaryotic cells. As you know, prokaryotics have only one single circular chromosome, and that one single circular chromosome that has to divide before the cell actually divides. So, when this chromosome has to divide, it undergoes replication. And replication begins at a specific site called as Ori region, or what we call as origin of replication. It also needs special proteins which are called as the FTSZ proteins. Now FTSZ proteins migrate towards the midpoint of the cell after this chromosome has replicated, the DNA has replicated, and it will help in the formation of this division of the two cells. And as in the binary fission, one cell will divide into two new daughter cells, each having its own single circular chromosome. Now, let's talk about why do cells divide. Now, the larger a cell becomes, the more demands the cell places on its DNA. It also has more trouble moving enough food and waste across its cell membrane. So आप सोच सकते हैं जैसे जैसे सेल का साइज बड़ा होता रहेगा वैसे वैसे उसके लिए उसका डीएनए भी ज्यादा इंक्रीज होता रहेगा क्योंकि वही उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा. तो उस वजह से डीएनए का साइज इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा जो कि सेल उसे एकोमोडेट नहीं कर पाएगा. प्लस उसके अंदर से जो चीजें अक्रॉस मूव कर रही हैं उसको मूव करना भी मुश्किल होता चला जाएगा. आप यहाँ देख सकते हैं जैसे फूड के पार्टिकल्स हैं या वेस्ट है दैट गोज आउट एंड इन आउट ऑफ द अक्रॉस द मेम्ब्रेन, लेकिन जैसे जैसे सेल का साइज इंक्रीज होता जाएगा तो यहाँ पर जो वेस्ट और जो फूड का यहाँ पर एक्सचेंज चल रहा था दैट बिकम्स डिफिकल्ट. नाउ और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमने पहले भी बात किया था सरफेस एरिया जो वॉल्यूम रेशो है वो मेंटेन नहीं रह सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ता रहेगा वैसे वैसे यहाँ जो वॉल्यूम है उसका ऑब्वियसली सरफेस एरिया उसका बढ़ता जाएगा और वॉल्यूम उसका इंक्रीज होता रहेगा तो रेशियो पूरी डिस्टर्ब हो सकती है. Then the cell's ability to either get substances from the outside or eliminate waste from inside is related to surface area. How much food into the material is required and how much it gets rid of depends upon the volume. Now जैसे जैसे सेल का साइज बड़ा होता रहेगा तो सरफेस एरिया एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका वॉल्यूम इतना ज्यादा हो जाएगा लेकिन सेल का सरफेस एरिया इतना बड़ा नहीं होगा कि वो उसके साथ एक्सचेंज कर सके और वॉल्यूम को स्टॉप कर सके, जितना वॉल्यूम बढ़ चुका है उसको मेंटेन कर सके. सो एक टाइम के बाद सेल को डिवाइड करना ही पड़ता है सो दैट वो न्यूट्रिएंट्स को गेन कर सके अपने सेल के अकॉर्डिंग और वेस्ट को रिमूव कर सके. हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है मल्टी सेलुलर ऑल्सो दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स एज वी हैव टॉक्ड मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार हमने बात की है. तो हमारे सेल्स को लिविंग रहने के लिए बहुत जरूरी है कि वो अलाइव रहें और अलाइव रहने के लिए बहुत जरूरी है कि वो डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें. नाउ सभी सेल्स का जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ऑल सेल्स राइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो जहां भी नए सेल्स बन रहे हैं वहां पे ब्यूटिफुली यू विल सी दिस सेल डिवीजन. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउ सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग एंड फॉर्मिंग न्यू सेल्स. Now, why do multicellular organisms need their cells to divide? तो multicellular organisms divide क्यों करते हैं? अब जैसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल की सबसे पहले बात की थी तो हमने कहा कि वो ग्रो भी करेगा, डिवाइड भी करेगा और न्यू सेल्स प्रोड्यूस करेगा. तो वही उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही उसका मोड ऑफ ग्रोथ और सब कुछ उसी के मैकेनिज्म से कर रहा है वो. लेकिन यहाँ पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अलग अलग चीजों के लिए शो करते हैं, डिवाइड सेल डिवीजन को शो करते हैं. जैसे यहाँ पर एक पर्पस है उनका बॉडी की ग्रोथ के लिए. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं व्हेन द सेल्स डिवाइड और इंक्रीज इन साइज. नेक्स्ट, दे आल्सो डिवाइड टू रिप्लेस द सेल्स बिकॉज ओल्ड एंड वर्न आउट सेल्स को रिप्लेस करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. सो पुराने सेल्स को रिप्लेस किया जाता है बाय द सेल डिविजन एंड ऑब्वियसली फॉर द reproduction. So new cells जो produce होंगे, नए जो offsprings produce होंगे, that will be by the process of the division. Now reproduction and cell division. Now there are two types of reproduction as you know, asexual and sexual.
Asexual reproduction will involve one type of the cell division which is called as mitosis, while sexual reproduction involves two types of cell divisions, mitosis and meiosis. Meiosis will be used for making the gametes, while mitosis will be the cell division after the fertilization and even for the purpose of growth or for replacing the dead cells. Now let's discuss few of the terms that we'll be using in this chapter. So let's discuss one by one. First of all, I'm going to tell you about interphase. So like we say, जैसे हमारा अपना एक लाइफ साइकिल है जिसमें हम ग्रो करते हैं, एक रिप्रोडक्टिव स्टेज तक आते हैं, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेज जो स्टेजेस आती हैं, अडल्टहुड आता है. तो ये जो अलग अलग स्टेजेस आती हैं हमारी लाइफ में, ऐसे ही सेल का भी अपना एक लाइफ स्पैन है. तो उस टाइम में वो जो भी पास ऑन करता है जिन भी स्टेजेस से, उन सब स्टेजेस को मिलाकर हम उसका सेल साइकिल कहते हैं. तो दो सेल साइकिल्स के बीच का जो फेज होगा दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरफेज. इंटर समझ सकते हैं आप, इंटर मीन्स बिटवीन टू. तो दो सेल्स डिविजन्स के बीच का जो फेज रहेगा दैट विल बी द इंटरफेज. इसके बाद बात करते हैं जी नॉट फेज की. तो अगर सेल फंक्शन कर रहा है नॉर्मली और अगर लेकिन डिवाइड नहीं कर रहा है तो वो वहीं बीच में अरेस्ट हो गई है उसकी स्टेज, दैट्स कॉल्ड एज द जी नॉट फेज. उसके बाद बात करते हैं जीवन फेज. जीवन फेज जिसमें सेल ग्रो कर रहा है और नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है. जी टू फेज जो सेल ग्रो कर रहा है अपने आप को डिविजन करने से पहले, तो अपने प्रोटीन्स को डेवलप करना, अपने डीएनए को डेवलप करना, तो ये जो चीजें हैं दैट विल बी द जी टू फेज. उसके बाद आता है एस फेज जिसे हम सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, दैट जिसके अंदर सेल अपना डुप्लीकेट कर लेगा अपने डीएनए को. नेक्स्ट है माइटोसिस. माइटोसिस वो फेज है, वो सेल डिवीजन का टाइप है जिसमें कि one cell divides into two new cells and both the daughter cells have same number of chromosomes as the parental cell. So that's why mitosis is called as the equational division. Mitosis की आगे हमारे पास stages हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. सबसे पहली जो हमारे पास स्टेज आती है वो है प्रोफेज. प्रोफेज जिसमें कि जब हमने बात किया था कि डीएनए when the cell is not dividing it is in the form of chromatin, तो वो क्रोमैटिन की फॉर्म में पड़ा हुआ है. तो क्रोमैटिन से प्रोफेज में क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा. सो दैट विल बी द फर्स्ट फेज. उसके बाद आता है बीच में हम एक और काउंट कर सकते हैं प्रो मेटाफेज, मतलब मेटाफेज से जस्ट पहले और प्रोफेज के बीच में एक जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगा और छोटे छोटे मेम्ब्रेन वेसिकल्स बन जाएंगे और क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर देंगे जैसे कि काइनेटोकोर्स. नेक्स्ट आएगा मेटाफेज जिसमें कि जो उनके क्रोमोसोम्स हैं इक्वेटर पर आ जाएंगे और सेल डिवीजन के लिए रेडी हो जाएंगे. नेक्स्ट एनाफेज के अंदर धीरे धीरे जो क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे लाई करते, इक्वेटर मतलब सेंटर ऑफ द सेल में लाई कर रहे थे, वो धीरे धीरे पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे टुवर्ड्स द टू पोल्स. जैसे हम अर्थ के दो पोल्स लेते हैं, पोल्स मतलब कॉर्नर्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे. देन लास्ट फेज विल बी टेलोफेज. टेलोफेज जो कि फाइनल स्टेज रहेगा मियोसिस और माइटोसिस दोनों का, जिसके अंदर धीरे धीरे न्यूक्लियस का कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा और सेल का डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा. सेंट्रोसोम क्या है? ये वो ऑर्गेनल है जो कि सेल साइकिल, जो कि सेल के डिवीजन में हेल्प करेगा. स्पिंडल फॉर्मेशन क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स को डॉटर सेल्स में धीरे धीरे सेग्रीगेट करने में हेल्प करता है, उसे हम बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल. काइनेटोकोर ये वो प्रोटीन स्ट्रक्चर है क्रोमैटिड्स के ऊपर प्रेजेंट है, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो कि स्पिंडल फाइबर से अटैच करता है सेल डिवीजन के टाइम में. साइटोकाइनेसिस जब माइटोसिस या मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सेल का डिवीजन भी स्टार्ट होगा विच इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस. क्लीवेज फरो. क्लीवेज फरो जैसे कि हमने बात किया था प्रोकैरियोटिक सेल की बात करी थी हमने, या फिर हम बात करते हैं स्पेशली एनिमल सेल्स की जिनमें की देयर इज नो सेल वॉल, तो उनमें एक फरो का फॉर्मेशन होता है और उसी फरो से ही द सेल डिवाइड्स, दैट्स कॉल्ड एज द क्लीवेज फरो. देन सेल प्लेट. अब प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल है जैसे हमने बताया, तो उनके अंदर फरो जो सेल मेम्ब्रेन है वो इस तरह से फरो का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, उनके अंदर एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा जिसके थ्रू सेल जो है दो पार्ट्स में, दो अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाएगा. हम बात कर रहे थे सेल साइकिल की, तो यहाँ पर एक डायग्रामेटिक व्यू देखते हैं सेल साइकिल का. तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिस इज द इंटरफेज. तो हम बात करते हैं एक्चुअली इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल. तो सेल डिविजन्स के बीच में ही सबसे ज्यादा एक्चुअली प्रेपरेटरी फेज सारा का सारा चलता है. तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे इंटरफेज के अंदर ही सबसे पहले हम बात कर रहे थे जीवन जिसमें कि सेल ग्रो करेगा.
एस फेज जिसमें कि सेल अपना डीएनए को डुप्लीकेट करेगा, एंड G2 अगेन जिसमें अपना सेल ग्रो करेगा, सेल ऑर्गेनल्स को डुप्लीकेट करेगा, एंड देन इट विल अंडरगो द सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन के आगे दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक जिसमें कि न्यूक्लियस डिवाइड करेगा जिसे हम कहेंगे माइटोसिस, और उसके बाद फिर जब सेल एक्चुअली डिवाइड करेगा विच विल बी कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट इंटरफेज जो है, जैसे मैंने आपको बताया, लॉन्गेस्ट जो पार्ट है, स्टेज है सेल की लाइफ का, और दो सेल डिविजन्स के बीच का फेज है, और सारा का सारा जितना भी मटेरियल जो भी रिक्वायर्ड होता है, जो भी सेल डिवीजन से पहले उसको चाहिए, नए प्रोटीन्स का सिंथेसिस करना, नई चीजों को बनाना, सब मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करना, एवरीथिंग इज डन इन द इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर जैसे हमने बात किया उसके अंदर भी आगे स्टेजेस हैं, G1, S और G2। तो G1 जिसमें कि नॉर्मल सेल की फंक्शनिंग चलती है, नर्व सेल्स परमानेंटली जो होते हैं वो G0 नॉट डिवाइडिंग फेज में चले जाते हैं, जिसमें कि कोई ग्रोथ नहीं होती है। देन एस फेज जो है, जिसमें मैंने आपको बताया था डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, या फिर अगर कोई डैमेज हो चुका है डीएनए उसका रिपेयर होता है। जब एंड होता है एस फेज का, तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑलरेडी रेप्लिकेट हो जाते हैं विद टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम्स मूव क्रोमोसोम्स अराउंड फॉर द डिवीजन फेज। G2 के अंदर ग्रोथ जो होती है कंटिन्यू होती रहती है और प्रेपरेशन डिवीजन के लिए चलती रहती है। क्रोमोसोम्स ज्यादा टाइटली वाइंड हो जाते हैं और प्रोटीन्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, और G2 के बाद इंटरफेज एंड हो जाता है, एंड देन द सेल एंटर्स इनटू द माइटोटिक फेज। लुक नाउ हियर, सो यहाँ पर हम बात कर रहे थे G1 जिसमें कि हम पार्ट ऑफ इंटरफेज जैसे बात कर रहे थे, उसके बाद आ जाएगा सेल यहाँ से डिसाइड करेगा कि उसको कंटिन्यू करना है सेल डिवीजन या नहीं करना है, देन इट माइट एंटर इनटू द G0 फेज जैसे कि हमने डिस्कस किया, एंड देन आफ्टर द S फेज देयर इज G2, एंड आफ्टर G2 इज द M फेज विच इज द माइटोटिक फेज। नाउ सेकेंड पार्ट जिसे हमने डिस्कस किया एस फेज, जिसमें कि होगा सिंथेसिस फेज जिसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। G2 फेज ये चेक पॉइंट है जहां पर की जरूरत पता लगेगी कि डीएनए करेक्ट यहाँ पर आपका हो चुका है प्रॉपरली या नहीं हो चुका है डुप्लीकेट, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा माइटोसिस का। माइटोसिस जो है लास्ट पार्ट है सेल साइकिल का, और माइटोसिस के अंदर 4 फेजेस हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया, और उन 4 फेजेस के कंप्लीट होने पर सेल विल डिवाइड इनटू 2 न्यू सेल्स। सो हम यहाँ डिस्कस करते हैं ह्यूमन बींग के अंदर, जैसे हमने बोला या फिर हमने बात किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज 2 टाइप्स ऑफ डिविजन्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड। तो पहला डिवीजन तो हम कह रहे थे माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। तो सबसे पहले मेल और फीमेल के जो गोनाड्स हैं, दैट इज मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरीज, इनमें गेमीट का प्रोडक्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, जिनमें फीमेल्स में प्रोडक्शन होता है एग का और मेल में प्रोडक्शन होता है स्पर्म का, जो कि है हेप्लॉइड। हेप्लॉइड सेल्स जो ये बनेंगे, ये दोनों फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से बना देंगे एक जाइगोट विच इज डिप्लॉइड। अब ये जाइगोट आगे फर्दर डिवाइड करेगा और फिर से इट विल अंडरगो 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8 सेल्स, इस तरह डिवाइड करता रहेगा, लेकिन जितने भी न्यू सेल्स बनेंगे दे ऑल विल बी डिप्लॉइड, एंड फ्रॉम दिस डिप्लॉइड इसी से आगे एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से आगे फीटस, एंड देन इट विल डेवलप इनटू अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा दिस विल बी एंटायर माइटोसिस। सो आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ गेमीट फॉर्मेशन के लिए प्रोसेस होगा मियोसिस का, इसके अलावा मियोसिस का प्रोसेस और कहीं यूज नहीं होगा। नेक्स्ट डीएनए रेप्लिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि सेल के रिप्रोडक्शन से पहले, सेल के डिवीजन से पहले सबसे पहला स्टेप हमेशा क्या रहेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन। तो बिफोर एनी सेल डिवाइड इट हैज टू मेक अ कॉपी ऑफ द होल जीनोम। हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कॉन्जर्वेटिव है। सेमी कॉन्जर्वेटिव का मतलब क्या हुआ, देयर इज वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए व्हिच इज ओरिजिनल, और वन स्ट्रैंड जो होगा वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। ये अलग अलग एंजाइम्स और प्रोटीन्स की हेल्प से प्रोसेस होता है। माइटोसिस सेल साइकिल का ही एक पार्ट है, और इंटरफेज और साइटोकाइनेसिस, इंटरफेज इसका पहले वाला फेज है, और इसके बाद जो होगा वो होगा नेक्स्ट फेज विच विल बी साइटोकाइनेसिस। अब हमने डिस्कस किया था फेजेस ऑफ माइटोसिस, तो सबसे पहला फेज जो है माइटोसिस का वो रहेगा प्रोफेज, उसके बाद रहेगा मेटाफेज, फिर एनाफेज, एंड देन देयर विल बी टेलोफेज। So we'll discuss about the phases of the mitosis in the next video.